तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत में गरिमा स्कूल में गेम खेल रही होती है। तभी टीचर उसके पेरेंट्स यानी कि परी के बारे में पूछती हैं। तो गरिमा कहने लगती है कि उसकी मम्मा बाहर फोन पर बात कर रही है। दूसरी तरफ परी फोन पर रणविजय को सफाई दे रही होती है। वो बताती है कि गरिमा की फन विद राइम्स क्लास है, इसलिए वो उसे यहाँ लाई है। लेकिन रणविजय, जिसके पास कोर्ट की कस्टडी होती है, गुस्से में परी को धमकी देता है। वो कहता है कि अगर परी ने बिना पूछे गरिमा को कहीं ले जाने की जरूरत की तो वो उसको जेल भिजवा देगा। इधर रणविजय हुक्म देता है कि वो तुरंत गरिमा को घर लेकर आए। तो परी डर के मारे हामी भरती हुई नजर आती है। दूसरी तरफ स्कूल के खेल के मैदान में गरिमा भाग रही होती है कि अचानक उसके जूतों के फीते खुल जाते हैं। वो गिरने ही वाली होती है कि अजय, जो वहीं पर मौजूद होता है, उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद अजय गरिमा को प्यार से साइड में ले जाता है और इधर गरिमा अपनी तोतली जुबान में शिकायत करती है कि उसके लेस बार बार खुल जाते हैं। तभी अजय मुस्कुराते हुए उसे एक ट्रिक सिखाने की बात करता है। फिर वो एक मजेदार कविता गाते हुए गरिमा के जूतों के फीते इस तरह बांधता है कि वे दोबारा ना खुलें। तो गरिमा खुश होकर अजय को हाई फाई देती है। तभी गरिमा अपनी मम्मा को बुलाती है और अजय की तारीफ करती है। तो परी गरिमा को गोद में उठा लेती है। इसके बाद अजय को अब तक पता नहीं होता कि गरिमा परी की बेटी है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर परी के सामने गरिमा की तारीफ करने ही लगता है कि सामने परी को देखकर हैरान रह जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। तभी एक छोटा बच्चा सनी आकर अजय को पापा कहकर बुलाता है। इसके बाद टीचर अनाउंस करती है कि अब पेरेंट्स और बच्चे साथ मिलकर खेलेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहती हैं। तो खेल के दौरान अजय परी का हाथ थाम लेता है। जैसे ही उन दोनों के हाथ मिलते हैं, अजय के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। उसे अपनी और परी की शादी का मंडप, वो 7 फेरे, वरमाला और सिंदूर लगाने के पल याद आने लगते हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, जबकि खेल में गोल गोल घूमते हुए उनको अपने अतीत के वो फेरे और फिर वो दर्दनाक अलगाव याद आता है। फिर गेम खत्म होने के बाद इधर अजय चुपचाप वहां से जाने लगता है, लेकिन परी उसको रोककर थैंक यू कहती है। तो अजय को इधर लगता है कि ये शुक्रिया जूतों के फीते बांधने के लिए है, लेकिन परी बताने लगती है कि यह उससे कई ज्यादा बड़ी चीजों के लिए है। परी भरे मन से अजय से माफी मांगती है। वो मानती है कि उसने अतीत में अजय के साथ बहुत गलत किया था। तो इधर अजय बहुत ही सुलझे हुए इंसान की तरह जवाब देता है। वो कहता है कि वो उन कड़वी यादों को पीछे छोड़कर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है, क्योंकि पुरानी बातों को पकड़कर रखने से इंसान आज में नहीं जी पाता। फिर बातों बातों में परी अजय के बेटे सनी की तारीफ करती है और अजय भी परी की बेटी गरिमा की तारीफ करता है। फिर परी पूछती है कि अजय की पत्नी साथ क्यों नहीं आई। तो अजय एक दर्दनाक सच बताता हुआ नजर आता है कि सनी जब कुछ महीनों का ही था तभी उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। तो परी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो माफी मांगती है। तभी अजय उदासी भरी मुस्कान के साथ कहता है कि शायद शादी के मामले में उसकी किस्मत ही खराब है। तभी गरिमा और सनी दौड़कर इधर आते हैं। दोनों बच्चे एक साथ खेलने और रहने की जिद करते हैं। तभी परी बच्चों को समझाती है कि आज देर हो गई है, लेकिन वे जल्द मिलेंगे। तभी मासूम गरिमा पूछती है कि मम्मा, आपके पास तो इनका नंबर ही नहीं है, तो मिलेंगे कैसे। सनी भी इधर अपने पापा से यही सवाल करता हुआ नजर आता है। इस पर अजय धीरे से कहता है कि उसके पास नंबर है। तभी बच्चे हैरान होकर पूछते हैं कि जब वे पहली बार मिले हैं तो नंबर कैसे आया। तो बच्चों के शक को दूर करने के लिए परी तुरंत बात को संभाल लेती है। वो झूठ बोल देती है कि प्ले ग्रुप में सभी पेरेंट्स के नंबर एक दूसरे के पास होते हैं। तो अजय भी इधर परी की बात में हाँ मिलाता है। फिर दोनों एक दूसरे को और बच्चे एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरे सीन में वृंदा सोने के लिए कमरे में आती है और देखती है कि अंगद सो नहीं रहा, बल्कि किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ होता है। तो पूछने पर अंगद भड़क उठता है। वो ऋतिक के घर आने से बेहद नाराज होता है। उसका मानना होता है कि ऋतिक सिर्फ ड्रामे करने और अपना उल्लू सीधा करने आया था। तभी वृंदा ऋतिक का बचाव करती है कि वो सिर्फ अपनी माँ से मिलने आया था, इसमें गलत क्या है। लेकिन अंगद उसको समझाता है कि वृंदा और बाकी लोग बहुत भावुक हैं, इसलिए उन्हें ऋतिक की असलियत नहीं दिख रही है। अंगद का आरोप होता है कि ऋतिक माँ को मैनिपुलेट कर रहा है और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तभी वृंदा अंगद को समझाती है कि वो बहुत नेगेटिव सोच रहा है। तो इस पर अंगद और चिढ़ जाता है। वो कहता है कि ऋतिक उसका सगा भाई है, वृंदा का नहीं, इसलिए वो उसकी रग रग से वाकिफ है। अंगद याद दिलाता है कि इतने सालों तक ऋतिक ने माँ का चेहरा तक नहीं देखा, उनसे नाराज रहा, लेकिन जैसे ही अपने फायदे की बात आई तुरंत मनाने चला आया। अंगद फिर परी के लिए भी अपनी पुरानी बात पर कायम रहता है कि वो नंबर 1 सेल्फिश है। उसके हिसाब से ऋतिक और परी दोनों एक जैसे हैं। फिर अंत में अंगद वृंदा को एक चेतावनी देता है। वो कहता है कि उनका अपना रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और वो नहीं चाहता कि इन पारिवारिक मुद्दों की वजह से उनके बीच झगड़े हो। फिर वो वृंदा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके फैमिली मैटर में दखल ना दे, यही उन दोनों और उनके रिश्ते के लिए बेहतर होगा। इतना कहकर अंगद सो जाता है और वृंदा भी बिना कुछ कहे मन में कई सवाल लिए चुपचाप सो जाती है। अगले सीन में शांति निकेतन पर फैक्ट्री की नीलामी को लेकर काफी तनाव होता है। मिताली को फैक्ट्री की नहीं बल्कि अपनी किटी पार्टी और समाज में बदनामी की चिंता सता रही होती है। तो ऋतिक इस पर भड़क जाता है और उसे खरी खोटी सुनाता है कि उसे सिर्फ अपनी फालतू बातों की पड़ी है, जबकि असली मुसीबत फैक्ट्री का हाथ से जाना है।
तो मिताली भी पलटवार करती है कि ये सब ऋतिक की नाकामी का ही नतीजा है। इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन नॉयना दोनों को डांट कर चुप कराती है। इसके बाद मिहिर इस तनाव के बीच भी फोन में लगा हुआ होता है, जिसको देखकर इधर नॉयना चिढ़ जाती है कि वो इतना रिलैक्स्ड कैसे है। तो मिहिर कहता है कि रोने धोने से किस्मत नहीं बदलेगी, जो लिखा है वही होगा। लेकिन शोभा उसको याद दिलाती है कि खुद मिहिर ने ही एक बार सिखाया था कि सब कुछ किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए, तो उन्हें फैक्ट्री बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। तभी रणविजय वहां आता है और बड़े घमंड से ऐलान करता है कि फैक्ट्री वो बचाएगा। वो आगे आकर कहता है कि भले ही उसका रिश्ता परी से टूट गया हो, लेकिन वीरानी इंडस्ट्रीज से नहीं टूटा। वो दावा करता है कि कल की नीलामी में वही जीतेगा। तभी ऋतिक उसको याद दिलाता है कि कानूनन वो शेयर होल्डर है, तो वो बिड नहीं लगा सकता। लेकिन रणविजय ऋतिक को लूजर कहता है और दावा करता है कि उसने अपना होमवर्क पूरा किया है, ऋतिक की तरह नहीं है वो। फिर वो गारंटी देता है कि वो किसी न किसी तरह कल की बोली में शामिल होगा और जीतेगा भी, और इसके लिए वो उसी पैसे का इस्तेमाल करेगा जो मिहिर ने उसे एलिमनी के तौर पर दिया है। इतना बोलकर रणविजय जाने लगता है, लेकिन मिहिर उसको रोक लेता है। मिहिर उसे उसकी औकात याद दिलाता है कि चेला कितना भी आगे निकल जाए, गुरु गुरु ही रहता है। मिहिर मानता है कि रणविजय का बैंक अकाउंट फुल है, लेकिन असली दौलत मिहिर के पास है। इतना कहकर वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है और रणविजय को खुली चुनौती देता है कि रणविजय का सारा पैसा एक तरफ और मिहिर का ये एक सिक्का एक तरफ। मिहिर कसम खाता है कि रणविजय चाहे जो कर ले, कल की नीलामी में वो उसे जीतने नहीं देगा। तो रणविजय इधर पूछता है, आपको सच में लगता है कि आप अपने इस छोटे से सिक्के से मुझे और मेरे पैसे को हरा देंगे? तो मिहिर बड़ी शांति से जवाब देता है कि बेटा, सारा खेल तो सिक्का का ही होता है। जैसे ही सिक्का हवा में उछलता है, बाजी पलट जाती है। हेड्स की जगह टेल्स आ जाए तो पूरा गेम उल्टा हो जाता है। मिहिर उसको चेतावनी देता है कि कल फैक्ट्री उसके हाथ में नहीं होगी, बल्कि उसके हाथ में सिर्फ ये सिक्का होगा जो मिहिर उसे हार की निशानी के तौर पर देगा। तभी रणविजय इसे एक अच्छा जोक समझकर हंसता है, लेकिन मिहिर उसको भरोसा दिलाता है कि कल असली मजाक उसका ही बनेगा और वो इतना गंदा बनेगा कि रणविजय खुद भी उस पर हंस नहीं पाएगा। लेकिन रणविजय फिर भी चुनौती देकर वहां से निकल जाता है। इधर उसके जाने के बाद गायत्री और शोभा अपनी चिंता जाहिर करते हैं। वे कहते हैं कि रणविजय के पास इतना पैसा है और वो साफ चुनौती देकर गया है, जरूर उसके पास कोई बड़ा प्लान होगा। वे मिहिर से पूछते हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत के सामने वो इतना रिलैक्स्ड कैसे रह सकता है। तो इस पर मिहिर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि क्योंकि मुझे गणपति बप्पा पर पूरा यकीन है। उन्होंने आज तक हमें हर बड़ी मुसीबत से बाहर निकाला है और मुझे विश्वास है कि इस बार भी वे ही हमें बचाएंगे। मिहिर का यह अटूट विश्वास और चेहरे का सुकून देखकर नॉयना इधर चिढ़ जाती है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि जब सब कुछ लूटने वाला है तो कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि देव और पार्थ कार से जा रहे होते हैं। देव अपने फोन पर सलोनी के साथ वीडियो कॉल पर होता है। वो एक आदर्श और रोमांटिक मंगेतर होने का पूरा नाटक कर रहा होता है। वो सलोनी से बड़े प्यार से कहता है, तुम बस उन जगहों की एक लिस्ट बना लो जहां तुम्हें जाना है। मैं वादा करता हूं कि हम साथ में पूरा शहर घूमेंगे। सलोनी थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछती है, लेकिन आपके पास तो बहुत सारा काम होता है ना, अगर आप पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे तो आपके काम का नुकसान नहीं होगा? तो देव तुरंत एक झूठी और फिल्मी लाइन मारता है। वो गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, नुकसान तो होगा सलोनी, क्योंकि मेरे लिए काम ही पूजा है, लेकिन तुम भी तो मेरे लिए बहुत खास हो। अगर मैं तुम्हें घुमाने नहीं ले गया तो ये अच्छा नहीं होगा ना। तो सलोनी उसकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है और उसे बहुत अच्छा इंसान समझकर खुश होती हुई नजर आती है। जैसे ही इधर फोन कटता है, देव का असली चेहरा सामने आता है। वो पार्थ की तरफ मुड़कर कहता है, थोड़ी पकाऊ है यार। पर पकाऊ किसको देखना है, हमें तो चढ़ाव देखना है। एक बार ये मेरी लाइफ में आ जाए तो डायमंड्स की बारिश हो जाएगी। तभी पार्थ उसे टोकते हुए कहता है, शर्म कर ले थोड़ी, अपनी होने वाली बीवी की पीठ पीछे ऐसी बातें कौन करता है? तो देव हंसते हुए जवाब देता है, कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर तो मुंह पर भी बोल दूंगा। इसके बाद पार्थ आगे पूछता है, अगर सलोनी मुंबई आ रही है तो तुझे पता है वो कहाँ रुकेगी? तो देव बड़ी लापरवाही से कहता है, मुझे क्या पता, वैसे जब हम वहां गए थे तो उनके घर में रुके थे, तो हो सकता है वो हमारे यहाँ यानी शांति निकेतन में रुक जाए। ये सुनते ही पार्थ हैरान होकर गाड़ी रोक देता है और देव पर भड़कते हुए कहता है, तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या बोल रहा है? मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, अगर सलोनी शांति निकेतन आ गई तो उसको पता चल जाएगा कि बा और दादू अब साथ नहीं रहते। पार्थ देव को असली खतरे का एहसास दिलाता है कि अगर ये बात सलोनी को पता चली तो बाबजी को भी पता चल जाएगी, और अगर उनको पता चलेगा तो तेरी ये शादी तो गई। देव के पसीने छूट जाते हैं ये सुनकर। वो घबराकर कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब क्या करें? क्या घर जाकर सबसे बात करें और कुछ सेटिंग बिठाएं? तो पार्थ उसको शांत कराता है और कहता है, अभी हम घर नहीं जा सकते, पहले हमें वो काम पूरा करना है जिसके लिए हम निकले हैं, फैक्ट्री की नीलामी। उसके बाद घर चलकर बात करेंगे। लेकिन देव काम चोरी करते हुए कहता है, तू फैक्ट्री जा रहा है ना, तो मुझे यहीं पर उतार दे, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? तो पार्थ उसको छेड़ते हुए कहता है, क्यों? अभी तक तू सलोनी को बोल रहा था कि काम तेरे लिए भगवान समान है, तो चल आज तुझको भगवान के दर्शन करवा ही देता हूं। देव गिड़गिड़ाता है कि वो सब तो उसने बस इंप्रेशन झाड़ने के लिए बोला था, लेकिन पार्थ उसकी एक नहीं सुनता और उसको जबरदस्ती अपने साथ फैक्ट्री की नीलामी में ले जाता है।
अगले सीन में नीलामी शुरू होने ही वाली होती है कि रणविजय कार्यवाही रोक देता है और कहता है कि अभी एक बीडर का आना बाकी है। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती है। तभी सूट बूट में रणविजय का पिता अंदर आता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर फ्लैशबैक में रणविजय की असली योजना सामने आती है। उसके पिता घबरा रहे होते हैं कि उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो वे कंपनी कैसे खरीदेंगे। तो रणविजय कहता है उसके पास पैसा है, और वही पैसा जो उसे एलिमनी के तौर पर मिला है। क्योंकि रणविजय खुद कंपनी का शेयर होल्डर है, इसलिए वो कानूनी तौर पर बोली नहीं लगा सकता, इसलिए वो अपने पिता को मोहरा बनाता है। इधर रणविजय समझाता है कि शुरुआत में सिर्फ 25% रकम देनी होती है, बाकी बाद में बैंक को किश्तों में दी जा सकती है। वो अपने पिता को ताना मारते हुए कहता है कि अब फटी बनियान पहनना छोड़ दें, क्योंकि कल से वे फैक्ट्री के मालिक कहलाएंगे। इधर फ्लैशबैक खत्म होने पर रणविजय ऋतिक को चिढ़ा रहा होता है कि पैसे तेरे बाप के और कंपनी मेरे बाप की। इधर नीलामी की औपचारिक घोषणा होती है। होस्ट बताता हुआ नजर आता है कि फैक्ट्री के 3 मुख्य हिस्से हैं, बुनाई यूनिट, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज यूनिट। बोली की शुरुआत कीमत 150 करोड़ रखी जाती है। इसके बाद बोली शुरू होती है। एक खरीदार 152 करोड़ बोलता है तो दूसरा 157। रणविजय के इशारे पर उसके पिता 160 करोड़ की बोली लगाते हैं। फिर धीरे धीरे कीमतें बढ़ती जाती है। आखिरकार रणविजय का पिता 200 करोड़ की भारी भरकम बोली लगा देता है। इसके बाद होस्ट पूछता है कि क्या कोई और 200 करोड़ से ऊपर बोली लगाएगा, तो इस पर कोई कुछ नहीं कहता, ना ही कोई बोली लगाता है। तो नीलामी अपने अंतिम चरण पर होती है। रणविजय के पिता की 200 करोड़ की बोली के बाद होस्ट गिनती शुरू करता है। 200 करोड़ 1, फिर 2 कहता है, और इसके बाद वो 3 कहने ही वाला होता है कि पीछे से एक दमदार आवाज आती है कि रुक जाइए। सब पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। दरवाजे पर तुलसी वीरानी खड़ी होती है। उसका आत्मविश्वास और तेज ऐसा होता है मानो साक्षात श्री कृष्ण मुसीबत हरने चले आ रहे हो। तुलसी के साथ अजय और वैष्णवी भी अंदर आते हैं। फिर तुलसी का वकील आगे आता है और ऐलान करता है कि ये नीलामी अब नहीं हो सकती। तभी होस्ट और बाकी लोग वजह पूछते हैं, तो मिहिर के चेहरे पर इधर एक सुकून भरी मुस्कान तैर जाती है, क्योंकि उसे पहले से ही भरोसा था कि तुलसी ऐन वक्त पर आकर बाजी को पलट देगी। इसके बाद वकील खुलासा करता है कि बैंक के सारे कर्ज चुका दिए गए हैं, इसलिए नीलामी का अब कोई आधार नहीं बनता। तो नॉयना इधर हैरान होकर पूछती है, इतना बड़ा कर्जा किसने चुकाया। तो अजय गर्व के साथ तुलसी की ओर इशारा करते हुए कहता है, इन्होंने। तो ये सुनते ही नॉयना और रणविजय दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।